देखो भाई, थर्ड लेक्चर है अपना डायमेंशनल एनालिसिस का। सो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। 2 यूजेस हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम थर्ड यूज़ करने जा रहे हैं। डायमेंशन का थर्ड यूज़ कहाँ करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले डिराइव करने हैं हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे देख लो, एक बार समझा दिया वही चलेगा। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करोगे आप, हर टाइम पे वही रूल अप्लाई करना है। चीज़ है समझ में। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था क्या होगा, t = 2 पाई रूट L/g, L/g। इट इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये हमने ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो कैसे ड्राइव करेंगे देखो, क्या न्यूमेरिकल दिया मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन दिया मिलेगा आपको, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। विच डिपेंड्स ऑन, या फिर ऐसा दिया मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द bob and length of the pendulum, ब्रैकेट में लिख देता हूँ L, एंड मास ऑफ द बॉब के लिए स्मॉल m, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो ऐसे एक्सप्रेशन दिया मिलेगा भाई आपको, ऐसे न्यूमेरिकल दिए मिलेंगे भाई, आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जो चीज़ पहले लिख रखी है ना अगले ने, वो आप पहले ही यूज़ करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ न्यूमेरिकल में पहले दे रखी है भाई, मास ऑफ द बॉब, बॉब क्या होता है, जो पेंडुलम के जो नीचे लटकता है मास, वो बॉब बोला जाता है। तो उसका मास, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चीज़ आ रही समझ में। इस एक्सप्रेशन को मैंने कंप्लीट पूरे को कैसे लिख दिया है, ऐसे। ठीक है, जो चीज़ पहले है क्वेश्चन में वो पहले लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, बाद में है वो सेकंड नंबर पे, और जो लास्ट में है वो अभी है थर्ड नंबर पे लिखा है मैंने। सो t = टू, जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, है कि कांस्टेंट mLg। अभी मैं a, b और c ये डायमेंशंस एज्यूम करता हूँ। a, b, c क्या है डायमेंशंस इनके, जैसे लेंथ L2 समझ गए हम, L × L यानी कि क्या बन गया है, लोल L × L एरिया। चीज़ है समझ में। हाँ, तो भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप पहले फॉर्मूला में जो चीज़ दी हुई है वो पहले ही राइट करेंगे, ऐसा नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी, एक बार इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा होगा अपना। अपने पास एक्सप्रेशन क्या है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, l एंड g। लेट एज्यूम करते हैं a, b, l, c ये पावर्स हैं या फिर डायमेंशंस मान लेंगे। अभी देखो, इसको मैंने इक्वलिटी में चेंज किया, k, m, a, l, b, g, c पावर है डायमेंशंस। अभी देखो k तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, k की कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, डायमेंशनली, डायमेंशन फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 टाइम का डायमेंशन, L0 और t की पावर 1। डायमेंशनली मैंने लिख दिया ऐसे। k तो क्या है डायमेंशनलेस। अब इसको डायमेंशनली लिखेंगे। मास के डायमेंशंस बताइए क्या होगा, मास का डायमेंशन और उसकी पावर a।
लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम भी एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन होगा इसका, देखो वेलोसिटी हो गया, लिखोगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन तो एल टी क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। क्लियर हुआ भाई। तो ऐसे जी का डायमेंशन क्या हो गया एल टी माइनस टू, और इसकी कंप्लीट की पावर क्या है सी। क्लियर हुआ। अब देखो एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी वन इज इक्वल्स टू एम ए एल बी, इसको सोल्व करोगे आप, एल क्या हो गया है, देखो एल क्या हो गया है सी, और टी क्या हो गया है माइनस टू सी, यहाँ पावर मल्टीप्लाई होंगे। अभी क्या दिख रहा है आपको, एल और एल बेस से मतलब पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी पावर मैं सीधी सीधी लिख दूँ, क्या लिख दूँ बी प्लस सी, कोई दिक्कत। एल की पावर सीधी सीधी क्या लिख दूँ बी प्लस सी, ठीक है। ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, अभी हमने क्या अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो क्या चीज़ है, मतलब डायमेंशंस इक्वल रखने हैं। लिख देता हूँ ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू देखो कितनी है 0, तो b प्लस सी इज आल्सो 0। एल एल देखना है अपने, एल का भी तुमने b प्लस सी 1 के इक्वल कर दो, ठीक है। अभी देखो t की माइनस टू सी, तो माइनस टू सी किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/2। ये आ गया c की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई तो b की भी आ जाएगी। ध्यान से देखो b की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस सी, तो माइनस सी मतलब प्लस 1/2। अरे माइनस तो था ही ऑलरेडी, और एक माइनस ये प्लस का हो गया। अब a की पावर 0, अब a की पावर तो 0 ही रहेगी, a की तो भाई एक ही था अकेला शुरू में, ये तो हमारे समझ में आ गया कि a का कोई डायमेंशन नहीं है। a किसके साथ है, मास के साथ, तो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास आएगा ही नहीं, समझ में गया। पेंडुलम के टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में मास इज नॉट इंक्लूडेड, मास का डायमेंशन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करो। अभी देखो ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के एम ज़ीरो, ध्यान से देख लो भाई, एल की पावर b यानी कि 1/2। आगे क्या है जी की पावर कितनी है c, यानी कि c कितना है माइनस का 1/2, माइनस 1/2। तो अगर किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या है, वो 1 हट गया। तो t इज इक्वल्स टू के, अब पावर क्या है हाफ, हाफ पावर का मतलब क्या होता है रूट, सभी को पता है। और हाफ पावर नेगेटिव तो नीचे ले जाओ, हाफ पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। दोनों की पावर क्या है हाफ, आएगा नहीं समझ में, हाफ की पावर नेगेटिव नीचे ले आओ पॉजिटिव। अब हाफ का मतलब मैंने आपको बताया है कि हाफ का मतलब क्या है रूट। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आ गया, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई कॉन्स्टेंट रूट L/g। अब k क्या है, k कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है डायमेंशनलेस 2 पाई, चीज़ें समझ में। और k की वैल्यू हम निकालते हैं किसी दूसरे मेथड से, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आ जाती है 2 पाई। फॉर्मूला ड्राइव होगा कि नहीं, चीज़ें समझ में। तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही ड्राइव करने हैं आपने। एक बार मेथड बता दिया मैंने, पहले आप उसमें एक्सप्रेशन में देखो क्या दिया हुआ है, फिर उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखो, जो पहले है उसको पहले रखो, बाद में उसको बाद में, और उनके डायमेंशंस क्या ज्यूम करो a b एंड c। फिर डायमेंशन फार्मूला रखो, राइट साइड भी डायमेंशन फार्मूला रखो, और फिर क्या अप्लाई कर दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और बाद में ये जो वैल्यू आई a b c की वो उस इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन जो मानी थी हमने, ठीक है। चलो एक ड्राइव करेंगे नेक्स्ट।
करो भाई, ड्राइव करो। समझ में नहीं आया बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर, किसी मीडियम में वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, मतलब इन सभी के साथ क्या रिलेशन होगा उसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इन सभी के साथ एस्टैब्लिश करो रिलेशन, ड्राइव करो, फॉर्मूला क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव का। चलो मैं ड्राइव करवाता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव का रिलेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वेवलेंथ और डेंसिटी और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही मेथड है बार बार। जब आप इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लैम्डा रो और जी। देखो मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ चीज़ों को। एज्यूम करते हैं ए बी एंड सी क्या है इसके डायमेंशंस, ठीक है। अब डायमेंशनली इक्वल LHS और RHS डायमेंशंस की फॉर्म में लिखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T-1। आ गया नहीं समझ में, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। डायमेंशनली हम इसको इक्वल रखेंगे बाद में। ये देखो ये क्या है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के तो हट जाएगा, वेवलेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L और L की पावर A। ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी पता है क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे था ऊपर ले जाके क्या हो जाएगी, पावर -3, वॉल्यूम में क्या होता है L3, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। B एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अभी अभी बताया था मैंने, क्या हो गया, LT-2, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है C। सॉल्व करो। ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, सो देखो ए को किसके इक्वल लिखूंगा मैं, 0। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको थोड़ा सा बस, देखो b और इसकी पावर कितनी होगी, l की पावर भी 3b, तो एक चीज़ रह गई अपनी यहाँ पे, चलो यहीं पे कर लेता हूँ सोल्व। l की पावर a है और l की पावर साथ में क्या हो जाएगी, -3b, आया नहीं समझ में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, इसको सोल्व कर लेना साथ में। अब देखो b की पावर m की पावर एक क्या होगी, b, m की पावर है b, हाँ एक चीज़ और देखो l की पावर एक और है c, तो a -3b प्लस में c, a -3b प्लस में c, क्लियर है भाई। सिर्फ m तो अकेला है तो m की पावर क्या होगी, b, ठीक है। अब और कुछ है नहीं है इधर, तो t की पावर कितनी होगी, -2c, -2c, बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो a -3b प्लस c, a -3b प्लस c, l की पावर है तो l की पावर किसके इक्वल है, 1, ठीक है। अभी देखो m की पावर b है, m की पावर b है तो m की पावर कितनी है, इधर 0, तो b क्या हो गया है, 0, ठीक है। अभी देखो 2c, माइनस का 2c किसके इक्वल है, -1, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, c की पावर कितनी होगी, 1/2, c की पावर होगी हाफ, ठीक है। अभी b की पावर 0 है तो 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो a -0 प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 1, b की 0 रख दी हमने तो ये हट जाएगा बीच से, तो a प्लस c हो जाएगा सीधा, ये हो जाएगा a प्लस c इज इक्वल्स टू 1, a प्लस c, a 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी कि प्लस का 1/2, बस सारी चीज़ें आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको,
ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रख देंगे सारी वैल्यूज़ को। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के लैम्डा की पावर ए, डेंसिटी बी और जी की पावर सी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कांस्टेंट, लैम्डा की पावर ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/2 प्लस का, बी की वैल्यू कितनी होगी 0 और सी की वैल्यू होगी 1/2 प्लस का। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू के, ये हट जाएगा क्योंकि किसी की पावर 0 1, तो लैम्डा 1/2 इंटू जी 1/2। तो 1/2 का मतलब मैंने आपको बताया था, 1/2 का मतलब ही क्या है रूट। ये आ गया भाई रिलेशन, ये है फॉर्मूला, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तुमने ड्राइव करना है भाई, देखो कैपलर्स थर्ड लॉ सभी को पता है, क्या है कैपलर्स थर्ड लॉ, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। कैपलर थर्ड लॉ ये है, टाइम का स्क्वायर और रेडियस का क्या होता है क्यूब। यानी कि प्लैनेट जो है अगर क्यूब डिस्टेंस पे चला गया तो उसका टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करना है आपने। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट, कैपिटल एम या स्मॉल एम, मास ऑफ द सन है भाई, ठीक है बस, एम तो एम ही है, अरे स्मॉल एम रखो या कैपिटल एम, मास तो मास ही है, मास का डायमेंशन भी वही रहेगा। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, किस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे, मास ऑफ द सन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीन चीज़ों के ऊपर। अभी लेंथ डिस्टेंस, हाँ अरे रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है। देखो भाई नहीं आएगा, हमारे को कैपलर्स लॉ प्रूव करना है, कैपलर्स लॉ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, यही आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो न्यूमेरिकल का है ये क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है सन के अराउंड डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। भाई कितने डिस्टेंस पे चक्कर लगा रहा है वो रेडियस ऑर्बिट की, मास ऑफ द सन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अज्यूम करते हैं डायमेंशंस ए बी एंड सी, पावर है ये इनकी। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट r की पावर a b g c। तो अभी डायमेंशनली हम इसको इक्वल बनाते हैं, तो m0 l0 t1, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, रेडियस क्या है लेंथ बेसिकली, तो l की पावर a, मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द सन, तो मास ही रहेगा, मास ऑफ द सन के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास का डायमेंशन m पावर b, इसका डायमेंशन क्या होगा m-1 l³ t-2 समथिंग। अगर कोई भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो आप इससे निकाल लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है उसमें आता है g m1 m2 अपॉन में r², तो f ऊपर आ जाएगा r², नीचे m1 m2, और g के डायमेंशन निकालने, g को इधर ही रखो बाकी सारी चीज़ें पलट जाएंगी, g के डायमेंशन निकालने हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है m1 l1 t-2, ठीक है। आगे क्या है l², देखो r मीन लेंथ या डिस्टेंस, m1 m2 बताइए क्या हो जाएगा, m और m क्या हो जाएगा m2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, भाई -2 होना है, ऊपर ले जाओगे तो -2 और प्लस का 1 कितना बच जाएगा -1, थोड़ा अच्छे से लिख दूंगा इसको, -1, l की क्या हो जाएगी क्यूब और t की पावर क्या है -2। क्या यही है जो मैंने लिखा है, यही है ना। इस तरह से डायमेंशन निकालना है आपने, घबराना नहीं है, ठीक है। तुम तो ऐसे घबरा रहे जैसे मैंने बोल दिया भाई सन में से जाके हाइड्रोजन की बाल्टी भर लाओ, हैं इतना घबरा रहे हो, हाँ। देखो अभी इनको सोल्व करेंगे, m0 l0 t1, तो l की पावर a, m की पावर b और इधर m की पावर -c, देखो l की पावर 3c और t की पावर -2c,
बस अभी इसको ऐड करते हैं। m की पावर देखो माइनस की c है और ये क्या है b, तो m की पावर क्या लिखोगे आप b माइनस का c। सॉल्यूशन इसका l a है और l 3c है, तो l क्या हो जाएगा l a प्लस में 3c। ऐसा समझ में? और कुछ बच गया? l सोल्व हो गया, m सोल्व हो गया, ठीक है। t की पावर क्या है माइनस की 2c। अभी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम होमोजेनिटी वाला, m0 l0 t1 लिख देना। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0, a प्लस 3c और ये 0 देखो। m की पावर है b माइनस c, तो ये भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। t की पावर है माइनस का 2c, तो इधर माइनस का 2c किसके इक्वल है 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में -2। आई चीज समझ में? क्या हो जाएगी 1 अपॉन में -2। ठीक, अब देखते हैं c की वैल्यू है अपने पास, तो a प्लस में 3c तो माइनस आ जाएगा, सी आई समझ में, इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ b माइनस का रखोगे आप हाफ, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके माइनस का 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई, a की आ गई, b की आ गई और c की आ गई। अब सभी चीज़ें रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट इसमें रखेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। t इज इक्वल्स टू के, r की पावर a है, तो r की पावर a है भाई, a का मतलब 3/2, m की पावर b यानी कि -1/2, ठीक है। c g की पावर कितनी है माइनस का हाफ, दिख रहा है भाई। अब t इज इक्वल्स टू, आप ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट मास ऑफ सन इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया? क्या समझ में आया भाई? अगर कोई प्लेनेट r डिस्टेंस पे चक्कर लगा रहा हो या 2r डिस्टेंस पे, रेडियस है उसकी ऑर्बिट की, कितना डिस्टेंस पे चक्कर लगाए, क्या मास को इफेक्ट पड़ेगा? सन के मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। के इज आल्सो ए कांस्टेंट, सभी को हटाओ, क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। r की पावर रख लो 3/2, आई होप आया होगा समझ में। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो r में क्यूब है और साथ में 1/2 है, कुछ है समझ में? तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और रूट इधर ले आओ, रूट इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है समझ में? तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला के बेसिस पे आपने फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, पूछ सकता है। तो ऐसे ही सेम मेथड लगेगा सभी में, ठीक है। अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा एरर एनालिसिस, तो उसमें एरर पढ़ेंगे हम। टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें, फिर यूनिट कंप्लीट कल करते हैं फिर।